हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर की। 10 चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले अपन ने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। बहुत अच्छा चैप्टर है, मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर 10 नंबर चैप्टर 10 है। मार्क्स आपके कैरी करवाएगा आपको ये 12 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है। एमपी बोर्ड में ये 12 मार्क्स का चैप्टर है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है, 12 मार्क्स का है, ज्यादा इसमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, बट सर ये बताइए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है क्या है? देखिए, अगर सीधा अपन हिंदी में बात करें तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को फिक्स करना। तो देश के, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का मतलब ये होगा देश के अंदर टोटल इनकम कितनी है। देश के अंदर टोटल इनकम मतलब टोटल नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, टोटल नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैसे होती है? वाया टैक्स से, जीएसटी से, शुल्क से, फीस से, है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है और सरकार उस पर फिर सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है। तो देश की टोटल इनकम, है ना, देश की टोटल इनकम नेशनल इनकम। ठीक है, और देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? देखो, ये एडी से और एएस से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? एडी और एएस। सर ये एडी और एएस क्या होता है? देखो, एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, है ना, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अगर देश के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, डिमांड जो है अगर वो इंक्रीज होगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मतलब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो जो भी कंपनियां है, जो फर्म है, प्राइवेट हो या पब्लिकली हो, वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार के पास आएगा। सरकार के पास रेवेन्यू आएगा तो नेशनल इनकम देश की बढ़ेगी। तो इसी को ही कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक सिंपल सी भाषा में बोले तो अगर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा और देश भी डेवलप होगा, क्योंकि वाया वाया जीएसटी, शुल्क, फीस, रेवेन्यू जनरेट सरकार को होगा इनकम टैक्स के थ्रू, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो देश डेवलप होगा। सरकार के पास जो रेवेन्यू आएगा वो सोशल वेलफेयर में खर्चा करेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के पार्ट सेकंड की। हमने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि किस तरह से इनकम डिटर्मिनेशन होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से मैंने आपको समझाया था, और मैं क्लियर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। फिलहाल अभी समय कम है तो मैं आपको एग्रीगेट डिमांड में समझा देता हूँ, कल अपन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? तो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी, एग्रीगेट डिमांड means total spending on goods and services in a economy during the given period। सर ये तो आपने पूरा पढ़ दिया, इसका मतलब देखो, मतलब बहुत इजी है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है साल भर के अंदर, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है साल भर के अंदर इकोनॉमी के अंदर कितना लोगों ने स्पेंड किया है। मैं एक बार और फिर बता देता हूं,
एग्रीगेट डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि साल भर के अंदर लोगों ने इकोनॉमी में कितना खर्चा किया है। देखिए, कंपोनेंट्स में अपन ये लिख सकते हैं कंजप्शन, कितना कंजप्शन किया है लोगों ने, इन्वेस्टमेंट कितना किया लोगों ने, मशीन वगैरह, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग, लैंड वगैरह खरीदा हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है ना, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बाद उन्होंने कितना खर्चा किया है ना, सब्सिडाइज देना, ठीक है, पेंशन देना उसमें खर्चा, सैलरी देना उसमें खर्चा किया सरकार ने। नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है उसका ध्यान रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना गया, कितना हुआ है, उसका खर्चा कितना आया, कितना गया। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो सिंपल सा मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही है, एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर लोगों ने कितना खर्चा किया और सरकार ने कितना खर्चा किया, सब मिलाकर कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। कल मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझाऊंगा। तो ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं एग्रीगेट सप्लाई के साथ में। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है। ये चैप्टर 10 की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो ध्यान रखना। आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग। हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पढ़ा था, अब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग। उससे मिलता जुलता ही है, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ लिया है तो एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एएस, एग्रीगेट सप्लाई means total goods and services produced in a economy in a during the period। साल भर के अंदर, जैसे एग्रीगेट डिमांड में था ना वैसे इसमें, साल भर के अंदर फर्मों ने, फर्म्स ने, फैक्ट्रियों ने कितना प्रोडक्शन किया है, साल भर के अंदर कितना टोटल प्रोडक्शन किया है, उसको कहेंगे अपन एग्रीगेट सप्लाई। साल भर के अंदर इकोनॉमी में कितना फर्म्स ने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। कुल मिला के शॉर्टकट में बोलूं तो एक साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर फर्म से कितना या टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस किया है उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। कोई क्यूरियस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर टोटल मतलब एग्रीगेट डिमांड आपको समझ में आ गया है तो टोटल सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई भी आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं व्हेन डज द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड इमर्ज। मतलब ये कि डिमांड कब बढ़ जाती है, डिमांड कब बढ़ जाती है, डिमांड कब उत्पन्न हो जाती है, डिमांड का बढ़ना, उसका मतलब होता है एक्सेस डिमांड। अब मैंने क्या लिखा वो समझ लेते हैं। व्हेन डिमांड इज मोर, जब डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में, जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में, तब जाके एक्सेस डिमांड इमर्ज होती है। सर आपका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये सीधा यही है कि जब रेट, प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट के रेट कम हो जाते हैं तो अपन ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं, तभी डिमांड इमर्ज होती है। तो मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड इमर्ज। अब बात करते हैं व्हेन डज द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इमर्ज। जैसे डिमांड बढ़ जाती है वैसे सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो मतलब यही है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड कम होती है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड कम होती है, उसको एक्सेस सप्लाई इमर्ज बोलेंगे। मैंने इसका अपोजिट ही लिखाया है। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। कंपैरिजन ऑफ डिमांड, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सप्लाई, कंपैरिजन ऑफ डिमांड, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सेस सप्लाई। तो सर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि सप्लाई के रेट कम होंगे कि ज्यादा होंगे। देखो, डिमांड अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तभी तो लोग खरीद पाएंगे चीजें। अगर महंगी होगी, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है, तो कौन खरीदेगा। तो सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेट कम करने पड़ेंगे। रेट कम हो जाएंगे तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है मींस सप्लाई ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बेसिक नॉलेज के लिए है, एमसीक्यूज में, सॉरी आपके वन वर्ड में आ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए।
और कोई क्यूरीज है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करते रहिए, आपके दोस्तों को भी शेयर करें। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। 12 नंबर का ये चैप्टर है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बोर्ड एग्जाम में इसमें से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, what is the assumption of ceteris paribus? What is the assumption of ceteris paribus? क्या है? ceteris paribus। सर ये है क्या? ये लेटिन फ्रेज है, ये लेटिन फ्रेज है, लेटिन मुहावरा है, ठीक है। ये लेटिन फ्रेज है, लेटिन मुहावरा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि बस एक चीज को चेंज करना है, एक फैक्टर को चेंज करना है, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। मतलब सर प्राइस को अपन चेंज करेंगे, ठीक है, और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। सर अदर फैक्टर मतलब क्या? देखो, प्राइस चेंजेस मींस देखना इसका, प्राइस चेंजेस बट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लाइक इनकम, कंज्यूमर इनकम चेंज नहीं होगी, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, प्राइस चेंज होगा, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी। टेस्ट और प्रेफरेंस, आपका टेस्ट और आदत सेम रहेगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, स्थिर रहेगी, बस आपको प्राइस चेंज करना है। तो सेटेरिस पेरिबस का मतलब यही होता है कि सेटेरिस पेरिबस मींस कीपिंग ऑल द थिंग्स, सभी चीजें सेम रहेगी। सभी चीजें मतलब सभी फैक्टर है ना, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी सेम रहेगी। वन थिंग चेंजेस, बस प्राइस को चेंज कर देना। इसको ही लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में सेटेरिस पेरिबस कहते हैं। बस इतना सा इजी वे में आपको समझना है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? अगर कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बहुत वैल्यूएबल मोस्ट क्वेश्चन है इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। नंबर 6 की, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस? व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस? व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या है सर? देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कितने लोग अपना पैसा, अपना कैश होल्ड करके रखना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब यह है कि कितने लोग अपना कैश होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं घर पर अपने हाथ में, और कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। बट सर क्यों? तो देखिए, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, बट क्यों की बात बाद में करते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये हाथ में पेमेंट रखना, हाथ में पेमेंट रखना मतलब कैश में रखना, कैश रखना, कैश रखना, बाकी इन्वेस्ट करना, करना, ठीक है। हाथ में पेमेंट रखना है, कैश रखना है और बाकी इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। बट क्यों सर? देखिए, पहले मीनिंग समझ लीजिए जो इंग्लिश में लिखा है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड देयर वेल्थ इन लिक्विड फॉर्म। बहुत से लोग अपनी डिजायर, अपनी इच्छा रखते हैं कि पैसा वो कुछ लिक्विड फॉर्म में, कैश में रहे उनके पास, रादर देन अदर असेट्स। अदर असेट्स में इन्वेस्ट करने की जगह, अदर असेट्स खरीदने की जगह अधिकतर लोग कैश को अपने पास रखना पसंद करते हैं। बट सर क्यों? वाई पीपल प्रिफर लिक्विडिटी? ऐसा क्यों पसंद करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना वो क्यों पसंद करते हैं? देखिए, रीजन क्या है? मेनली 3 रीजन है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ट्रांजेक्शन मोटिव, मतलब डेली रूटीन के खर्चे करने के लिए, हाथ में खर्चे करने के लिए हाथ में पैसा होना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी, कभी भी रात में कभी भी जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो हाथ में पैसा होना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए पैसा हाथ में होना चाहिए। तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब ये कि फ्यूचर में बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो होल्ड करके रख लो, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अपन एफडी वगैरह करा सकते हैं ताकि उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बार बार मैं कहता हूं कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। सभी आईएमपी क्वेश्चन में बताता हूं मैं आपको, मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, मैं आईएमपी क्वेश्चन ही बताऊंगा आप लोगों को ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन ये है, राइट द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सर क्या होता है? देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है, मैं अभी आपको ओवन लैंग्वेज में बता देता हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करने का मतलब ये होता है कि आपका अगर इनकम बढ़ रहा है, आपकी इनकम का परसेंटेज बढ़ रहा है, सपोज करो आपकी इनकम पहले 10,000 थी, अब मान लो आपकी इनकम हो गई 15,000, तो आपका जो इनकम बढ़ा है 5,000 रुपए, आप उसमें से कितना सेव करते हो? आप उसमें से कितना सेव करते हो? मान लीजिए आपकी इनकम, फिर से बता रहा हूं, आपकी इनकम थी 10,000 रुपए, अब आपकी इनकम हो गई है 15,000 रुपए, तो आपकी इनकम जो 5,000 बढ़ी है, आप उसमें से कितना रेशो, कितना परसेंटेज आप सेव करते हो, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए अब, देखिए अब इसमें जो ट्रांसलेशन करा लिखा हुआ है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मींस हाउ मच सेविंग इंक्रीज, कितनी सेविंग इंक्रीज हो रही है व्हेन इनकम इंक्रीज, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने बताया ना 10,000 आपकी सैलरी थी, 15,000 हो गई है, तो आप 5,000 जो एक्स्ट्रा आपकी इनकम बढ़ी है उसमें से आप कितना सेव कर रहे हो। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपका सेविंग का रेशो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में बात करूं तो एमपीएस शोज हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम इज सेव, आप एक्स्ट्रा इनकम कितनी सेव कर रहे हो। अगर एमपीबीएस इजिकल टू, फॉर्मूला है एमपीबीएस इजिकल टू डेल्टा या चेंज सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इनकम। आपकी इनकम में चेंज है तो सेविंग में भी चेंज है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको एमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपीएस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब? लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं, लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में, लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब सिंपल यही है कि लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं। तो मैंने लिखा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विस। वो गुड्स एंड सर्विस पे कितना लोग अपनी इनकम में से खर्चा करते हैं, उसको ही बोलते हैं राइट द मीनिंग ऑफ, उसको ही बोलते हैं मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब सिंपल सा याद रखना आपको शॉर्ट नोट में, लोग अपनी इनकम का कितना खर्चा करते हैं, लोग अपनी इनकम का कितना खर्चा करते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इजिकल टू, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स समझो, लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं, लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं अपन मीन्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन। देखिए अपन ने मीनिंग पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन का मतलब हमने ये पढ़ा था कि लोग अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं, लोग अपनी इनकम में से कितना स्पेंड करते हैं, ये अपन ने मैंने बताया था, अपन ने पढ़ा था ये। अब बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ निमोनिक्स बना दिए हैं, कुछ इजी लैंग्वेज में ट्रिकिंग में समझाया मैंने आपको। देखिए ट्रिक से अपन ये समझ रहे हैं, इसे एफ, आपको सिर्फ ये ट्रिक से याद रखना इसे एफ, तो इसे एफ से आपको पूरे निमोनिक्स से आपको पूरा याद हो जाएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ISSEF, ISSEF आपको याद रखना, ISSEF, ISSEF
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपको याद रखना ISSEF, ISSEF। तो देखिए आई का मतलब इनकम हो जाएगा, तो इनकम डिपेंड्स ऑन कंजप्शन, डिपेंड ऑन इनकम। तो कंजप्शन हमेशा डिपेंड करता है इनकम में। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप ज्यादा कंजप्शन करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इट डिपेंड ऑन योर इनकम। तो आई से इनकम हो जाएगा। स्लोअर राइज, एस से स्लोअर राइज। स्लोअर राइज का मतलब ये है कि कंजप्शन राइजेस स्लोअर देन इनकम। आपकी इनकम कितनी भी बढ़ रही है पर आप उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा आप कम करेंगे, खर्चा ठीक ठाक करेंगे। आपकी इनकम कितनी भी बढ़ रही है बट आपकी जितनी इनकम बढ़ी है उतना आप खर्चा नहीं करेंगे, उससे थोड़ा कम करेंगे, उसको बोलेंगे स्लोअर राइजेस। ठीक। शॉर्ट रन स्टेबिलिटी, एस शॉर्ट रन स्टेबिलिटी। शॉर्ट रन स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्पेंडिंग हैबिट्स रिमेन स्टेबल इन शॉर्ट रन। आपके पास कम समय में, आपकी तनख्वाह इतनी बड़ी नहीं है, बढ़ने वाली पर बड़ी नहीं है, तो आप कम समय में कम खर्चा करोगे। ठीक है। उसके बाद होता है एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अफेक्ट कंजप्शन। फ्यूचर में आप सोचोगे कि हमारी इनकम इतनी बढ़ जाएगी तो हम इतना खर्चा करेंगे, अगर इनकम नहीं बढ़ती है तो हम कम खर्चा करेंगे। इट डिपेंड योर इनकम, वही इनकम की बात आ गई। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। फैक्टर्स, तो फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक सोशल और कल्चर। तो सोशल और कल्चर भी आपकी कंजप्शन पे इफेक्ट डालता है। आप स्टेटस मेंटेन करके चलते हो, उसके हिसाब से भी कंजप्शन आप करते हो, उसके हिसाब से भी आप खर्चा करते हो। शादी पार्टी में जा रहे हो उसके हिसाब से खर्चा करोगे, आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो उसके हिसाब से खर्चा करोगे। तो इट डिपेंड योर सोशल एंड कल्चर। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रोपेंसिटी कंज्यूम नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए फटाफट, बहुत इजी वे में बनाया है मैंने। इसे एफ, आपको इसे एफ याद रखना है, इसे एफ ISSEF नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की राइट द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चलो देखते हैं। इट शोज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। मतलब ये कि कंज्यूमर की जो इनकम है उस इनकम में से वो अपना कितना खर्चा करता है, मतलब उसकी इनकम में से वो कितना प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा, कितना पार्ट वो खर्चा करता है। ठीक है। मैं आइए आपको एग्जांपल से और इसके फॉर्मूले से आपको समझाता हूं। देखिए पहले मैं लिख देता हूं कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्चा करता है। कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्चा करता है, मतलब यह है कि मान लीजिए, आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं मैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर अपन को निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है अपने को, तो क्या करना है, कंजप्शन में डिवाइड करना है अपना इनकम का। कंजप्शन में आपको डिवाइड करना है इनकम का। जैसे सपोज करें आपकी इनकम है मान लीजिए 1000, ठीक है, और कंजप्शन है आपका 800। इसका मतलब यह है सिंपल सा है। तो एपीसी क्या है, आप मतलब एवरेज कितना खर्चा करते हो, तो सिंपल है, एपीसी आपको निकालना है। तो आप क्या कर देंगे, कंजप्शन है आपका 800 और आपकी इनकम है 1000, इसका सिंपल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 यानी 80% कंजप्शन यानी खर्चा। मतलब आप 80% खर्चा करते हो, कंजप्शन करते हो, आपकी 100% इनकम में से आप 80% खर्चा करते हो। ठीक है, तो इस तरह से एपीसी निकालने का तो तरीका है कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट, एवरेज कितना खर्चा वो करता है, तो उसको ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो आप तो सिंपल है, हिंदी में थोड़ा याद रख लो कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से एवरेज कितना खर्चा करता है। फिर अपन को फॉर्मूला याद रख लेना है कि कंजप्शन में से डिवाइड कर दें इनकम का, तो एवरेज कितना खर्चा अपन करते हैं, तो इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। देख लीजिए आप,
नंबर 11 की राइट द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सर ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि अपनी इनकम जो है उसमें से कितनी अपना इंक्रीमेंट बढ़ा है, अपनी इनकम जो है उसमें से कितना परसेंट इंक्रीमेंट बढ़ गया है। मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000 और 10,000 के ऊपर 100 रुपए आपका इंक्रीमेंट बढ़ गया है, तो 10,000 100 हो गया। तो वो 100 रुपए जितना इनकम बढ़ी है, उस 100 रुपए की जो इनकम आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो 100 रुपए बढ़ी है, आप उस 100 रुपए जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी उस पर आप कितना खर्चा करते हो। मतलब मान लीजिए मैं आपको एक फॉर्मूले से समझा देता हूं, ठीक है, फॉर्मूले से समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एमपीसी इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज कंजप्शन, चेंज कंजप्शन है ना, ये यू है, चेंज कंजप्शन चेंज इनकम। मतलब आपकी इनकम अगर चेंज हो रही है तो कंजप्शन भी चेंज होगा। अब मान लो आपका इंक्रीमेंट 100 रुपए बढ़ गया, इंक्रीमेंट कितना बढ़ गया आपका, 100 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ गया, ठीक है, सॉरी, आपका इंक्रीमेंट 100 रुपए बढ़ गया है, आपका इंक्रीमेंट 100 रुपए बढ़ गया है और आप कंज्यूम कर रहे हो 80, आप खर्चा कर रहे हो 80, ठीक है। तो 100 में 80 का डिवाइड करेंगे तो 0.8 कितना गया, 0.8, यानी आप 80% एक्स्ट्रा खर्चा करते हो। सिंपल सा लॉजिक है, आपकी सैलरी है 10,000 और उसमें से 100 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ गया है, ठीक है। तो आप 100 रुपए जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है 100 रुपए, उसका आप 80% खर्चा कर रहे हो, आप उसका 80% खर्चा कर रहे हो। मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, उसका आप 80% खर्चा कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे एपीसी मींस हाउ मच एक्स्ट्रा यू स्पेंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस। जब भी आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी जितनी भी इनकम है उसका कुछ हिस्सा बढ़ रहा है इनकम का, 100 रुपए 50 रुपए, मैंने मान लिया 100 रुपए इनकम बढ़ रहा है, तो आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ी है, तो 100 रुपए में से आप 80% तो खर्चा कर रहे हो, तो 0.8 खर्चा कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा 80% खर्चा कर रहे हो। तो सिंपल सा गणित है कि आपको इंक्रीमेंट, जितना आपका इंक्रीमेंट बढ़ा है उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट बढ़ रहा है उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो। फिर से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपकी मान लो 1000 पर सैलरी, महीने की सैलरी है और आपका 100 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ गया है, तो आप उसका जो 100 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ा है उस पर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको जो बढ़ा है 100 रुपए, पहले आपका 1000 तो था, पहले भी खर्चा करते थे, ऐसा नहीं खर्चा नहीं करते थे आप खर्चा भी पहले भी, तो आपका इंक्रीमेंट जो 100 रुपए बढ़ा है उस 100 रुपए को लेकर आप कितना और खर्चा कर रहे हो, तो आपने 80% खर्चा करा है, तो इसको ही बोलेंगे अपन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, ठीक है। तो एमपीसी मींस हाउ मच एक्स्ट्रा यू स्पेंड, कितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, हाउ मच एक्स्ट्रा यू स्पेंड, कितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हो जब आपकी आपकी इनकम बढ़ती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, तो ऐसे एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, देख लीजिए। ये डेल्टा है, चेंज है ना, इसको चेंज बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की राइट द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। सर ये एमपीसी और एपीसी क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है, फिर भी डिफरेंस में अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एपीसी और एमपीसी का। देखो, तो सबसे पहले है मीनिंग, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन। हम अपनी टोटल इनकम में से कितना स्पेंड करते हैं, हम अपनी टोटल इनकम में से कितना स्पेंड करते हैं, कंजप्शन करते हैं, कितना यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। मैंने समझाया था आपको, वाई मतलब इनकम, मैंने आपको समझाया था कि अगर कंजप्शन 800 है और इनकम आपकी 1000 है, तो 800 में 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 0.8, मतलब 80% आप कंजप्शन करते हो आपकी इनकम में से। मैंने आपको समझाया था, नहीं समझ में आया तो पहले वाले वीडियो देख लेना, आपको और मीनिंग से क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा मीनिंग है और वो थोड़ा मैंने बड़ा मीनिंग लिखा है 2 नंबर के हिसाब से,
ठीक है। अब बात करेंगे एपीसी में। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन या टू कंज्यूम, इसका मतलब होता है आपकी एक्स्ट्रा इनकम में से, आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी बढ़ रही है। आपकी एक्स्ट्रा इनकम मान लो आपकी 10,000 सैलरी है, तो आपका इंक्रीमेंट मान लो 1000 बढ़ गया, तो आपका 1000 जो इंक्रीमेंट बढ़ा है, आप उस 1000 में से में कितना खर्चा कर रहे हो, उसको बोलेंगे अपन एपीसी। तो फॉर्मूला ये है, एपीसी इज इक्वल टू चेंज इनकम, चेंज कंजप्शन, चेंज इनकम। अगर आपकी इनकम में चेंज हो रहा है तो आपका कंजप्शन में भी चेंज हो रहा है, ड्यू टू रीजन आपकी इंक्रीमेंट, आपकी एक्स्ट्रा सैलरी जो बढ़ी है उसमें से आप कितना खर्चा कर रहे हो, उसको बोलते हैं अपन एपीसी। अब बात करेंगे फोकस की। ये फोकस करता है एवरेज पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, एवरेज पे कंजप्शन पे बात करता है, ये फोकस करता है। वो चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हो रहा है तो कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, वो उस पर फोकस करता है। ऑन एमपीसी। फिर नेचर, इसका नेचर क्या है एपीसी का, रिलेटेड टू टोटल इनकम। ये टोटल इनकम में से ही डिवाइड किया जाता है, टोटल इनकम में से ही कंजप्शन को डिवाइड किया जाता है, मतलब कंजप्शन को टोटल इनकम से ही डिवाइड करना है, ये इसका नेचर है। और इसका नेचर है रिलेटेड टू चेंज इन इनकम, इसका नेचर है चेंज होना, इनकम का चेंज होना। तो सिंपल सा ये आपका डिफरेंसेस है। अगर आपने मीनिंग अच्छा समझ लिया है तो आप डिफरेंसेस कर लोगे। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मोस्ट वैल्यूएशन बोर्ड के हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। नंबर 13 की, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमपीसी और एमपीएस। पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी एपीसी और एमपीसी के बारे में, अब बात करेंगे एपीसी और एमपीएस के बारे में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एपीसी एज इट इज रखना है, सिर्फ मैंने चौथे नंबर को पॉइंट चेंज करा। आपको सिर्फ फोकस करना है एमपीएस पे। एमपीएस क्या होता है, तो एमपीएस समझ लेते हैं। देखो, एमपीएस का मतलब ये होता है कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। सर मतलब आपकी, मान लो कि आपकी 20,000 सैलरी कंज्यूमर की है, और मान लो उसका 1000 इंक्रीमेंट हुआ, 1000 सैलरी बढ़ गई है, उस 1000 में से वो कितना परसेंटेज सेव करता है, कितना वो सेव करता है। मान लीजिए 1000 इंक्रीज हुई है उसकी इनकम, है ना, इंक्रीज हुई इनकम, है ना, इनकम इंक्रीज हुई है, मतलब उसका इंक्रीमेंट 1000 हुआ है, ठीक है। सीधी बात, एक कंज्यूमर है, उसकी 20,000 रुपए सैलरी है, उसमें से 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब सैलरी उसकी 21,000 हो गई है ना, 21,000 होगी, तो 1000 बढ़ा है। अब उस 1000 में से वो कितना सेव कर रहा है, मान लो वो 1000 में से कितना सेव कर रहा है, 300 सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है वो, 300 सेव कर रहा है, मतलब 700 रुपए वो खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन है उसका। कितना खर्चा है, कंजप्शन। उसका 1000 इंक्रीमेंट बढ़ा है, उस 1000 में से वो 300 सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 700 रुपए। मतलब अपन फॉर्मूले से चले तो सेव कितना कर रहा है, 300 रुपए, और इसकी इनकम कितनी थी, 1000। तो मतलब 0.3 है ना, 0.3 वो बचत कर रहा है। या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये 30%। तो ये 30% अपनी सेविंग कर रहा है, ठीक है, उसकी 30% सेविंग हो रही है। इसी को ही बोलेंगे एमपीएस, ठीक है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, फोकस। ये एवरेज पे फोकस करता है, पहले भी मैंने बताया था। और ये चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, जैसे इनकम चेंज हो रही है तो उसकी सेविंग भी चेंज हो रही है, सीधी बात है। रिलेशन या रिलेटेड, इसका कंजप्शन से रिलेटेड है ना, और इसका सेविंग से रिलेटेड। मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कंजप्शन करना, खर्चा करना, मेन मुद्दा है सेव करना, मेन मुद्दा, ठीक है। तो रिलेशन या नेचर लिख सकते हो, रिलेशन लिख सकते हो, रिलेटेड लिख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अब मैंने आपको एपीसी, एमपीसी, एपीसी और एमपीसी, एमपीएस दोनों में डिफरेंसेस बता दिए, है ना, तीनों के मीनिंग लिखा दिए। अब आपका इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आराम से बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएंगे।
और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल समझ लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, देख लेना बार बार वीडियो, ठीक है, स्किप करके नहीं देखना, मतलब धीरे धीरे देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट होने वाला है 13, ये पार्ट 13 है। देखो सर इतना बड़ा पार्ट बनाए जा रहे हो, देखो मैं चाहता हूं कि मैं लॉन्ग वीडियो बना के आपको परेशान नहीं करूं, मैं 2-3 मिनट का, 3 मिनट का, 4 वीडियो का वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पार्ट 13 है, और भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये 12 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो थोड़ा पार्ट ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक साथ समझाने में विश्वास नहीं कर रहा हूँ, टुकड़ों में विश्वास कर रहा हूँ ताकि आपको बोरियत नहीं हो और आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।